टॉपिक है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि डीएनएस की आवश्यकता क्यों है। डोमेन नेम सिस्टम, ये मैंने आपसे पहले भी कई बार बताया है आपको। डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली डीएनएस एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। इसका जो वर्किंग है बेसिकली एप्लीकेशन लेयर पर ये काम करता है। अब डीएनएस क्यों ज़रूरी है, जैसा इसमें बताया कि टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज द आईपी एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाई द कनेक्शन ऑफ ए होस्ट टू द इंटरनेट। हमने पढ़ा है कि जब भी हमको इंटरनेट पर कनेक्शन करना होता है, इंटरनेट पे कनेक्ट करना होता है, तो हमें आईपी एड्रेस चाहिए रहता है, क्योंकि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है वो आईपी एड्रेस का उपयोग करते हैं। और आईपी एड्रेस कैसा होता है, ये 32 बिट का होता है, और ये क्या होता है, यूनिक होता है। आईपी एड्रेस 32 बिट का है और ये कैसा है, यूनिक है। अब एक बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमें जब भी हमें किसी को कोई मैसेज सेंड करना है या रिसीव करना है, या जब भी हमें कोई काम करना होगा, तो हमें उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए रहेगा। अब आईपी एड्रेस याद रखना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप पुराने समय में हम टेलीफोन डायरेक्टरी रखते थे, टेलीफोन नंबर और टेलीफोन नेम्स उसमें लिखे रहते थे, तो कई बार हमें नंबर याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मोबाइल में भी अभी हम नाम से हम सर्च कर लेते हैं, नंबर से सर्च नहीं करते। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आईपी एड्रेसेस को याद रखने के लिए उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, वो बनाया डोमेन नेम का। पीपुल प्रिफर टू यूज नेम इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल एड्रेसेस। तो न्यूमेरिकल एड्रेसेस के बजाय हम क्या याद रखना चाहेंगे, नाम, बिकॉज नेम आपको बड़ा आसानी से याद हो सकता है। जैसे यदि हम बात करें कि कॉलेज की वेबसाइट है, तो कॉलेज की वेबसाइट www.gwpci.org। अब ये आपको याद रहेगा www.gwpci.org, पर आप यदि हम आपसे कहें कि अपनी कॉलेज की वेबसाइट का एड्रेस है 162.110.10.2, तो अब आपको ये एड्रेस याद रखना डिफ़िकल्ट होगा। When the internet was small, mapping was done using a host file। अब जब पहले इनिशियली स्टेज पर इंटरनेट में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो एक होस्ट फाइल का कॉन्सेप्ट था। होस्ट फाइल में क्या होता था कि हर एड्रेस और उसके करस्पॉन्डिंग उसका आईपी नेम और उसके करस्पॉन्डिंग उसका आईपी एड्रेसेस होता था। तो दो चीज़ें होती थी, दो फील्ड होती थी, नेम एंड एड्रेस। तो ये इनिशियल स्टेज पर, जैसे हमारी जो टेलीफोन डायरेक्टरी की जो मैंने आपसे बात करी थी, उसमें दो ही चीज़ें होती थी, नेम एंड द नंबर। तो सेम थिंग यहाँ पे भी होस्ट फाइल बनाते थे, और होस्ट फाइल में क्या होता था, नेम एंड एड्रेस। Every host could store the host file on its disk and update it periodically from a master host file। और हर कोई अपने डिस्क पे होस्ट फाइल रखता था, और जब भी कोई नया अपडेशन आता था तो वो क्या करता था, उसमें अपडेट कर लेता था। इस तरह ये हैंडल करते थे। लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ा, जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ा, ये होस्ट फाइल बहुत बड़ी होती गई। अब होस्ट फाइल बड़ी होती गई तो बड़ा डिफ़िकल्ट था इसको हैंडल करना। तो इसके लिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। वन सोल्यूशन वुड बी स्टोर द एंटायर होस्ट फाइल इन ए सिंगल कंप्यूटर एंड अलो एक्सेस टू द सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन टू एवरी कंप्यूटर दैट नीड्स मैपिंग, बट वी नो दैट दिस वुड क्रिएट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट। लेकिन यदि उसको हम मल्टीपल उसमें रखेंगे तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा, क्योंकि हर कोई जब भी उसको रिक्वेस्ट भेजनी होगी वो होस्ट फाइल को भेजेगा, होस्ट फाइल उसको एड्रेस देगा, एड्रेस के करस्पॉन्डिंग नाम देगा। तो ये बड़ा डिफिकल्ट रहेगा इसको ऐसे हैंडल करने का। अनदर सोल्यूशन इज वन is used today is to divide the huge amount of information into smaller part and store each part on the different computer। अब इसको इन्होंने एक नया सॉल्यूशन प्रोवाइड करा। इन्होंने क्या करा कि जो सारी इन्फॉर्मेशन थी उसको उन्होंने क्या करा, एक तो इन्फॉर्मेशन को डिवाइड करा छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर उनको क्या करा कि डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में स्टोर करा। तो उससे क्या हुआ कि जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट चाहिए, हमें कोई नाम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस चाहिए या आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग नाम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हमारा मैसेज ट्रांसलेट हम भेजेंगे, और वो उसको रिजॉल्व करके हमें उसके करस्पॉन्डिंग हमारा नाम के करस्पॉन्डिंग हमें एड्रेस दे देगा।
In this method, the host that need mapping can contact the closest computer holding this the need information. This method is used by domain name system. तो बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम क्या कर रहा है? डोमेन नेम सिस्टम जो है आपको किसी आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग आप उसका नाम से उसको आइडेंटिफाई कर पाए और इंटरनली उस नेम से आईपी को आइडेंटिफाई करना और आईपी से नेम को आइडेंटिफाई करना, इसको हैंडल करता है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस प्रोटोकॉल। तो डीएनएस आपको समझ में आया? डीएनएस प्रोटोकॉल क्या कर रहा है? बेसिकली पर्टिकुलर नाम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग नाम आपको प्रोवाइड कर देता है डीएनएस प्रोटोकॉल। जिससे इस डायग्राम से अपन इसको समझते हैं कि कैसे डीएनएस पर्पस कैसे काम कर रहा है। यूज़र ने होस्ट नेम सपोज www.gwpci मैंने टाइप किया। अब मुझे जब भी पैकेट ये तो मेरा एप्लीकेशन लेयर पर मैंने टाइप किया, लेकिन जब मैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर या दूसरे लेयर पर जाऊंगा तो वहाँ मुझे क्या इंपॉर्टेंट है? आईपी एड्रेस इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेस तो नहीं टाइप करा, मैंने तो क्या टाइप करा है? www.gwpci.org। नाउ दिस होस्ट नेम, ये जो मेरा होस्ट नेम था, ये फाइल ट्रांसफर क्लाइंट के थ्रू डीएनएस क्लाइंट को हमने दिया। डीएनएस क्लाइंट क्या करेगा? डीएनएस क्लाइंट एक क्वेरी फॉर्म करेगा। क्वेरी फॉर्म कैसे करेगा? जैसे वो हमने रिक्वेस्ट क्वेरी, रिस्पांस क्वेरी है ना, इसमें भी वही दो चीज़ें होती है। आगे हम समझेंगे कैसे वो क्वेरी जनरेट करेगा। वो क्वेरी क्या करेगा? क्वेरी फायर करेगा कि www.gwpci.org, वो किसको भेजेगा? डीएनएस सर्वर को भेजेगा। डीएनएस सर्वर क्या करेगा? उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पांस देगा। रिस्पांस में क्या देगा? वो आईपी एड्रेस देगा। किसको देगा? डीएनएस क्लाइंट को देगा। डीएनएस क्लाइंट क्या करेगा? आईपी एड्रेस फाइल ट्रांसफर क्लाइंट को दे देगा। फाइल ट्रांसफर क्लाइंट क्या करेगा? उसको ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू नीचे भेज देगा। अब इससे क्या होगा कि जहां हमारा आईपी एड्रेस सपोज www.gwpci.org का डोमेन हमने जिससे परचेस किया है और उसके सर्वर पे हमारा साइट जहाँ हमारा डेटा होगा, तो वो डेटा वो उस आईपी एड्रेस, वो पैकेट में वो आईपी एड्रेस आ जाएगा उसका, और आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग उसको मैसेज चला जाएगा और उस तरह से वो साइट हमें यहाँ पर ओपन करके दे देगा। तो इस तरह हमारा डीएनएस काम करता है। कैसे कर रहा है? 6 स्टेप्स इसने बताए। द यूजर पासेज द होस्ट नेम टू द फाइल ट्रांसफर क्लाइंट। उसने क्या करा? होस्ट नेम, जैसे मैंने बताया आपको, GWPCI इज द होस्ट नेम। द फाइल ट्रांसफर क्लाइंट पासेज द होस्ट नेम टू डीएनएस क्लाइंट। उसने डीएनएस क्लाइंट को भेजा। डीएनएस क्लाइंट ने क्या करा? डीएनएस सर्वर को दिया। डीएनएस सर्वर रिस्पॉन्ड विद द आईपी एड्रेस टू द डिजायर्ड फाइल ट्रांसफर सर्वर। उसने उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस उसको दिया। और फिर क्या हुआ? डीएनएस क्लाइंट पासेज द आईपी एड्रेस टू द फाइल ट्रांसफर सर्वर, और फाइल ट्रांसफर सर्वर को मिल गया और उसके आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग फाइल ट्रांसफर सर्वर को आईपी एड्रेस मिल गया। तो उसने क्या करा? उसमें आईपी एड्रेस उसको लिखा और पैकेट को नीचे वाली लेयरों को ट्रांसमिट कर दिया। इस तरह डीएनएस की आवश्यकता क्यों है ये आपको समझ में आया, और डीएनएस कैसे काम करता है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इसमें। जब हम डीएनएस को आगे और समझेंगे तो हम यहाँ समझते हैं कि बेसिकली ये क्या है। तो नेम स्पेस, टू बी unambiguous name assigned to a machine must be carefully selected from a namespace with complete control over the binding between the name and IP address. Namespace क्या है? To be unambiguous the name assigned to a machine. किसी भी मशीन को आप कोई एक नेम असाइन करते हैं, केयरफुली सिलेक्टेड फ्रॉम ए नेम स्पेस, जो कि एक हमारे नेम स्पेस से सिलेक्ट करते हैं, विथ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बाइंडिंग बिटवीन द नेम एंड आईपी एड्रेस, जिसमें आईपी एड्रेस की और नेम की बाइंडिंग होती है। इन अदर वर्ड, नेम मस्ट बी यूनिक बिकॉज द एड्रेस आर यूनिक। तो आपका क्या होगा? नेम एड्रेस कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। नेम एड्रेस क्या है? एक नाम है जो अनएम्बिगियस है। अनएम्बिगियस मतलब उसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, मतलब कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऐसे कैरेक्टर नहीं है ना, एक स्पेसिफिक। तो वो ऐसा एक यूनिक नेम है। और दूसरा क्या है कि वो नेम कैसा है? आपका यूनिक है। A namespace that map each address to a unique name can be organized in two way. अब इसको हम नेम स्पेस को दो तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वन इज फ्लैट नेम स्पेस एंड अनदर इज हायरार्की नेम स्पेस। तो फ्लैट नेम स्पेस क्या है? इन ए फ्लैट नेम स्पेस अ नेम इज असाइंड टू एन एड्रेस। एक
एड्रेस को हम पर्टिकुलर एक नेम असाइन कर देते हैं। नेम इन द स्पेस इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्ट्रक्चर। तो बिना कोई स्ट्रक्चर के सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेट नेम। द नेम मे और मे नॉट हैव ए कॉमन सेक्शन, इफ दे डू इट हैज नो मीनिंग। कोई कॉमन सेक्शन नहीं होगा। एक कंटिन्यू आपने कुछ भी एक कैरेक्टर लिख दिया, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिख दिया, उसको हमने कहा कि ये क्या है, फ्लेट नेम स्पेस। The main disadvantage of flat namespace is that it cannot be used in a larger system such as internet because it must be currently controlled to avoid ambiguity and duplication। अब यदि केवल हम फ्लेट नेम स्पेस स्कीम यूज़ करें तो इसमें क्या होगा कि बड़ी प्रॉब्लम होगी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सब लोग एक ही नाम दें, और हो सकता है कि उसमें एम्बिग्यूटी हो जाए, हो सकता है कि उसमें डुप्लीकेशन के प्रॉब्लम हो जाए। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हेरारकी नेम स्पेस यूज़ करते हैं। हेरारकी नेम स्पेस में क्या होता है, ईच नेम इज मेड ऑफ ए सेवरल पार्ट। जो हमारा नाम होगा वो अलग अलग पार्ट से मिलके बना होगा। जैसे www.gwpci.co कंप्यूटर डिपार्टमेंट का यदि मुझे बनाना है तो cs.org, www.aid.org। तो ऐसा मैं क्या करूँगा, डिफरेंट हेरारकी बना लूँगा। तो इससे क्या होगा, द फर्स्ट पार्ट कैन बी डिफाइन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ORG ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, EDU एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा उसके एक हमने हेरारकी कैसी बना दी, उसके ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के हिसाब से। द सेकेंड पार्ट कैन डिफाइन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और हमने एक हेरारकी बनाई, हमने एक पार्ट हमने कहीं से बनाया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। और थर्ड पार्ट कैन बी डिफाइंड डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का डिफाइंड जैसे CAS, AID एंड सो ऑन। जैसे कंट्री है .edu, .in, .uk, है ना। तो ऐसे ही हम हेरारकी बना सकते हैं हेरारकी नेम स्पेस में। इसमें फ्लैट नेम स्पेस में हम ऐसी कोई हेरारकी नहीं होगी, जस्ट सिंपली यू हैव टू गिव द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्ट्रक्चर। आपको एक नाम देना होगा किसमें, फ्लैट नेम स्पेस में। इसलिए इसमें क्या होगा कि बहुत डुप्लीकेशन होने के और एम्बिग्यूटी होने के चांसेस ज़्यादा है। हेरारकी नेम स्पेस में क्या होगा कि चूंकि ये आप मल्टीपल पार्ट्स में ये नेम इसको असाइन कर सकते हैं, इसलिए इसमें डुप्लीकेशन के चांसेस कम होंगे। आप इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स को फिक्स करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि कॉलेज में सपोज हमें AID डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, CS डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, HMCT डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, तो हम क्या करेंगे, उसको बाइफर्गेशन कर देंगे। EDU एजुकेशनल साइट है, उसमें फिर मल्टीपल ऐसे डॉट डॉट करके हम उसकी मल्टीपल हेरारकी क्रिएट कर सकते हैं। किसमें, हेरारकी नेम स्पेस पे। तो नेम स्पेस दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होंगे, फ्लैट नेम स्पेस और हेरारकी नेम स्पेस। नेक्स्ट है आपका डोमेन नेम स्पेस, DNS, डोमेन नेम स्पेस। टू हैव ए हेरारकी नेम स्पेस, अ डोमेन नेम स्पेस मस्ट बी डिजाइन इन दिस। द नेम आर डिफाइंड इन ए इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर विथ ए रूट एट द टॉप। अब यहाँ डोमेन नेम स्पेस का जो इन्होंने इन दोनों कॉन्सेप्ट से लेके, हेरारकी नेम स्पेस के कॉन्सेप्ट से लेके डोमेन नेम स्पेस बनाया। डोमेन नेम स्पेस में जब भी कोई को हमें कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट करना हुआ तो वो उसको हमने बोला रूट। नाउ रूट इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से रूट से हमने क्या करा कि अलग अलग, जैसे कॉम है, एजुकेशनल है ना, ऐसे अलग अलग हमने एक डोमेन बना दिए। फिर इनके अंदर हमने और मल्टीपल डोमेन बना दिए, सब डोमेन। फिर इसके अंदर हमने और सब डोमेन बना दिए, और ऐसी हमने पूरी एक हेरारकी बनाई। तो इससे क्या हुआ कि डुप्लीकेशन, एम्बिग्यूटी और हैंडलिंग बड़ा आसान हो जाता है। तो ये जो ट्री स्पेस है ये कैसा है, 128 लेवल का आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब रूट से लेके आप अप टू 127 लेवल तक जा सकते हैं। लेवल क्या है, ईच नोड इन ए ट्री हैज ए लेवल विच इज ए स्टार्टिंग विथ ए मैक्सिमम ऑफ 63 कैरेक्टर। द रूट लेवल इज ए नल स्ट्रिंग। DNS रिक्वायर दैट चिल्ड्रन ऑफ ए नोड हैव डिफरेंट लेवल विच गारंटी दैट यूनिकनेस ऑफ द डोमेन नेम। मतलब ये इससे यूनिकनेस, ये यूनिक होना चाहिए। मतलब इन दो, इसका नाम और EDU, यहाँ पर हम सब डोमेन में EDU नहीं कर सकते, है ना, ये डिफरेंट लेवल होगा। तो और ये कितने 63 कैरेक्टर का होगा। ईच डोमेन इन ए ट्री हैज ए डोमेन नेम, और जो ईच नोड इन ए ट्री हैज ए डोमेन नेम, हर उसका क्या होगा, एक डोमेन नेम होगा। अ फुल डोमेन नेम इज ए सीक्वेंस ऑफ लेवल सेपरेटेड बाय डॉट। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको क्या लगाना होता है, डॉट लगाना होता है ना। तो आपको जब भी आपको वेबसाइट
पे कुछ चीज़ अपलोड करनी होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, यू टू परचेज द डोमेन नेम, आपको डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा। हु विल प्रोवाइड द डोमेन नेम, जो वेबसाइट होस्टर होते हैं वो आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, यू टू अप्लाई फॉर द डोमेन नेम। जैसे GWPCI इज द डोमेन नेम ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, अपनी साइट कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो हमने उसका एक डोमेन नेम अप्लाई करा और वो डोमेन नेम कैसा था, GWPCI। तो आपको अप्लाई करना होता है, वो देखते हैं अपने रजिस्टर में कि ये डोमेन यूनिक है, उनके पास ऑलरेडी किसी को दिया हुआ तो नहीं है ना। इसलिए बहुत सारे लोग अपने अपने डोमेन अभी से रजिस्टर्ड करा लेते हैं, बिकॉज आपने एक बार, आपको यदि डोमेन रजिस्टर करा लिया फॉर 1 ईयर या 3 ईयर्स, यू हैव टू पे समथिंग, आपको कुछ पे करना होता है ना, और वो आपको डोमेन दे देगा। फिर जब भी आपको आपका कोई साइट बनानी है तो आपका डोमेन आपके पास में है, आपको उससे बात करेंगे और आप उससे स्पेस परचेस कर लेंगे, एंड देन यू हैव टू अपलोड योर डेटा। सपोज आप PHP में आगे अगले सेमेस्टर में, जैसे यदि आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट को अपलोड करना है तो यू हैव टू परचेज द डोमेन नेम, आपको डोमेन नेम परचेस करना होगा। डोमेन नेम लेबल, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये रूट के बाद में edu एक लेबल था, इसके बाद में FHDA है ना, ये पर्टिकुलर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट की साइट है, तो FHDA ATC उन्होंने और बाइफरकेशन करा है, और फिर चैलेंजर, तो उनकी जो पूरी साइट है challenger.atc.fhda.edu है ना, ये किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, तो उनका बेसिकली चैलेंजर के अंदर ATC के अंदर FHDA के अंदर EDU है ना, तो ये ऐसा उन्होंने पूरा डोमेन लिया है। तो डोमेन आपको समझ में आया, डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन कैसे हम लेते हैं और वो कैसे हम उसको, क्यों हमने ये सब बाइफर्केशन हायरार्की स्ट्रक्चर लिया है। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट हैं, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम और पार्शली क्वालिफाइड डोमेन नेम। आप देखेंगे कि जब भी कभी किसी साइड में आखिरी में नल यदि आ रहा है ना, ये जो डॉट लिखा आता है, तो ये क्या होगा, फुली क्वालिफाइड होगा। और यदि आपका www.gwpci.org है ना, वो पार्शियल क्वालिफाइड डोमेन नेम है। तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम में क्या, इफ ए लेबल इज टर्मिनेटेड बाय नल स्ट्रिंग, यदि जो लेबल है वो नल स्ट्रिंग से टर्मिनेटेड है, इट इज कॉल्ड ए फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। And FQDN, fully qualified domain name, is a domain name that contain the full name of host. It contain all label from the most specific to the most general that uniquely define the name of the host, है ना। मतलब इन्होंने क्या करा, रूट तक जब हम जा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, फुली क्वालिफाइड हो गया। डॉट, फॉर एग्जाम्पल द डोमेन नेम इज द FQDN ऑफ ए कंप्यूटर नेम चैलेंजर, चैलेंजर कंप्यूटर का नाम था, इंस्टेड ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर ATC उनका एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर ATC at DA Enza College. A DNS server can only match the FQDN to address. Note that the domain name must end with a null label, but because null means nothing, the label end with a dot. तो इसलिए उन्होंने डॉट, मतलब क्योंकि नल है, इसके आगे नल लेबल है हमारा, ये क्या है हमारा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। और partially qualified, if a label is not terminated by a null string, it is called a partially qualified domain name, PQDN. A PQDN start from a node but it does not reach the root. तो partially qualified कहाँ है, रूट तक नहीं जाएगा हमारा, वो रूट के पहले ही टर्मिनेट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा रूट है, रूट क्या करेगा, रूट सर्वर एक जो मेन सर्वर होगा, जिससे हमारे बाकी सारे सर्वर्स कनेक्टेड होंगे, है ना, और फिर उन बाकी सर्वरों से और दूसरे सर्वर्स कनेक्टेड होंगे, है ना। तो हम अप टू रूट तक यदि नहीं जाना है ना, तो हम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम हम नहीं लेंगे, है ना। जनरली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो सब क्या करेंगे, पार्शियल क्वालिफाइड डोमेन नेम लेंगे। और फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम कौन यूज करेगा, जो इनको क्रिएट कर रहा है, जो इनको मेंटेन कर रहा है, वहाँ हम क्या यूज करेंगे, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम यूज करेंगे। तो इसलिए दो तरीके के यूज होता है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम एंड पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन। तो यदि उसमें लास्ट में नल नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। तो जैसे ये देखिए डॉट है, फुली क्वालिफाइड है, यहाँ लास्ट में डॉट नहीं है, डॉट नहीं है, डॉट नहीं है, तो ये क्या है, PQDM है, और ये क्या FQDN है। डोमेन, जैसे मैंने आपसे बताया, डोमेन इज ए सब ट्री ऑफ द डोमेन नेम स्पेस। ये डोमेन जो है ये सब ट्री है, ये रूट है, रूट का एक डोमेन है आपका कॉम का फिर मल्टीपल डोमेन आपने बनाया GWP से, है ना। EDU से आपने बनाया इंडिया, यदि EDU इंडिया का है तो यहाँ पे इन हमने करा, UK है तो UK करा। अब इन में हमारा सपोज
स्टेट का हमने एक और डोमेन बना लिया तो एमपी हो गया। तो अब हमारा यदि देखेंगे तो gwpci.mp.in.edu ये हमारा एड्रेस हम बना सकते हैं। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, सब डोमेन क्रिएट करेंगे। A domain is a subtree of the domain namespace. The name of the domain is the name of the node at the top of the subtree, है ना। तो ये इस तरह से हम डोमेन नेम बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेम स्पेस, जैसे हमने ये डिस्ट्रीब्यूट करा तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन। हायरार्की ऑफ नेम स्पेस, आप हायरार्की, ये रूट सर्वर था, रूट सर्वर से मल्टीपल सर्वर मैंने जैसे बताया आपको कि अलग अलग सर्वर हैं। ये यूएस का सर्वर है। अब यूएस सर्वर में भी फिर जैसे गूगल है तो google.com, याहू है, याहू इंडिया का सर्वर अलग है, यूएस का सर्वर अलग है। तो जब भी हमारी रिक्वेस्ट जा रही है तो उससे क्या होगा, ऐसा डिफ्रेंशिएट करने से हमें क्या होगा कि फास्ट हमारा डेटा ट्रेवल हो जाएगा और हमें फास्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसको इन्होंने हायरार्की बनाने के लिए जनरली हायरार्की जोन वाइज हायरार्की बनाते हैं। जैसे मैंने बताया यूएस, इंडिया, ऐसा जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर, दो तरह के सर्वर होंगे। प्राइमरी सर्वर इज सर्वर दैट स्टोर ए फाइल अबाउट द जोन फॉर ईच टू अथॉरिटी। जो मेन हमारे होंगे वो प्राइमरी सर्वर होंगे, और फिर जो नीचे बाकी सर्वर होंगे वो हमारे सब क्या होंगे, सेकेंडरी सर्वर होंगे। तो जनरली हम क्या होता है, प्राइमरी सर्वर लोड ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क फाइल, द सेकेंडरी सर्वर लोड ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइमरी सर्वर। तो जब भी हमें अपना कोई साइट डालना, कोई स्पेस कोई आपको लेना है तो आप क्या करेंगे, सेकेंडरी सर्वर पे ले लेंगे, है ना। सेकेंडरी सर्वर को हैंडल कौन करेगा, प्राइमरी सर्वर हैंडल करेगा। तो ये जेनरिक डोमेन, इन्वर्स डोमेन, जेनरिक डोमेन, कंट्री डोमेन, जैसा मैंने बताया अलग अलग उससे बाइफर्गेशन करा है। ये जैसे एडुके, FHDA, ATC, चेल, है ना, ये जैसा ऐसा आप अप टू रूट तक जा सकते हैं। जैसे कंट्री डोमेन क्या है, कंट्री डोमेन अलग अलग कंट्रियों के नाम से कंट्री डोमेन होगा। जेनरिक डोमेन में जनरली ये होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये GOV लेगा, है ना। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कॉम लेता है, ठीक है। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन EDU लेगा। आप देखेंगे ज़्यादातर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन EDU लेते हैं। तो EDU ले सकते हैं, गवर्नमेंट है ना। ये स्पेसिफिक होते हैं जो कि किसने क्रिएट है, प्राइमरी डोमेन से क्रिएटेड हैं। तो प्राइमरी डोमेन ने एक जेनरिक डोमेन बाइफरगेट करके क्रिएट कर दिया उन्होंने, है ना। अब फिर इसमें और नीचे लेवल की हायरार्की आप ले सकते हैं। तो आप जैसे जैसे इससे और नीचे जाएंगे उससे आपको आपका जो डिफ्रेंशिएशन है वो अलग अलग आपका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। कि जैसे आपका एक डिपार्टमेंट है उसका अलग से आपने कुछ बनाया, दूसरा डिपार्टमेंट है उसका अलग से आपने कुछ बनाया, तो यू कैन आप और हायरार्की ऐसी मेंटेन कर सकते हैं। अब इन्वर्स डोमेन क्या होता है, द इन्वर्स डोमेन इज यूज्ड टू मैप द एड्रेस टू ए नेम। हाँ, अब इन्वर्स डोमेन में क्या हो रहा है कि मैप एन एड्रेस टू ए नेम, एड्रेस से नाम को मैपिंग करना इन्वर्स डोमेन होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि नाम से हम एड्रेस की मैपिंग कर रहे थे, और इन्वर्स डोमेन में हम क्या करेंगे, एड्रेस से नाम की मैपिंग करेंगे। जैसे ARP और RARP का सेम जैसा यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि आपको IP एड्रेस पता था, उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना पड़ा, नाम वो करना है, तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्स डोमेन। तो बेसिकली ये DNS इस तरह से काम करता है ना। कैशिंग, ये DNS मैसेज, क्वेरी मैसेज और रिस्पांस मैसेज, हेडर और क्वेश्चन सेक्शन होता है इसमें क्वेरी में, और रिस्पांस में हेडर, क्वेश्चन और आंसर सेक्शन, ये रिस्पॉन्सेस में होता है। हेडर में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन फील्ड होता है, फ्लैग होता है, नेम, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिकॉर्डेड, नंबर ऑफ आंसर रिकॉर्डेड, ये सब हेडर में आएगा, है ना। और तो अब यदि आंसर रिकॉर्डेड, ये यदि आपकी क्वेरी है तो ये 0 रहेगा, क्योंकि क्वेरी मैसेज में कोई भी आंसर रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन जब आंसर होगा तो वो आंसर में ये फील्ड्स आपके फील्ड होंगे। तो आप इसको एक बार, ये जो मैंने आपसे ये शेयर करी है बुक, इसको आप इस बुक से एक बार देख लेना, इसको, है ना। फिर ये कुछ छोटे छोटे से इसने वो दिए हैं, बट ये अपने सिलेबस में इतना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए व्हाट बेसिकली DNS कैसा है, DNS कैसे काम करता है ना। नेम स्पेस हमने देखा कि व्हाट इज़ नेम स्पेस, फिर हमने देखा कि डोमेन नेम स्पेस क्या है। ये डायग्राम से हमने डोमेन नेम स्पेस को समझा था। ये challenger.atc.this, है ना। फिर FQDM, PQDM क्या होता है ये हमने देखा था। डोमेन क्या होता है हमने देखा। नेम स्पेस रूट सर्वर से कैसे ये होता है,
A primary server load all information from the disk file. The secondary server load all information from the primary server. When the primary download information from the secondary, it is called zone transfer. तो जनरली जब भी हमारी कोई रिक्वेस्ट होगी तो रिक्वेस्ट हमारी हमको जब भी आईपी एड्रेस चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे वहाँ से मैंने रिक्वेस्ट फ्लो करी, वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को, जाएगी नेम सर्वर को, डीएनएस नेम सर्वर को, नेम सर्वर उसके करस्पॉन्डिंग मुझे आईपी एड्रेस दे देगा और मुझे आईपी एड्रेस पता चाहिए। बेसिकली इससे फ़ायदा क्या हो गया डोमेन नेम डीएनएस से फ़ायदा ये हो गया कि मुझे कोई का भी आईपी एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ उसका डीएनएस डोमेन नेम याद रखना है। डोमेन नेम याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्वेरी मैसेज रिस्पांस मैसेज दो तरह के होते हैं, ये क्वेरी और ये रिस्पांस, दोनों का हेडर फॉर्मेट सेम है। ये फ्लैग फील्ड्स हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड क्वेरी टाइप के, तो ये ऑफसेट एग्जाम्पल, तो ये था हमारा डीएनएस। मैं आपको कुछ और इससे रिलेटेड स्लाइड शेयर करूँगा।